बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और ज़िंदगी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और रब का शुक्र करते हैं कि हमें एक नया दिन, एक नई जो है वो सुबह देखने को नसीब हुई। लेकिन इस नई सुबह में हमने कितना क्रिएटिव वर्क करना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। हम इस दुनिया में आए हैं बस खा पी कर और मौज मस्ती करके चले जाएं, या कुछ ऐसा करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रख सकें, और इस दुनिया से गुज़रने के बाद जिस दुनिया में हमने जाना है वहाँ का भी सामान जो है वो हम इस दुनिया में तैयार कर सकें। बेसिकली ये हमारा इम्तिहान है जिससे हम गुज़र रहे हैं, जो ये दुनिया है, और इसका रिज़ल्ट जो है वो हमें आखिरत में मिलेगा। तो जैसा पेपर हम हल करेंगे, जितनी चीटिंग करेंगे उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन जहाँ दुनियादारी की बात आती है, जहाँ पर ज़िंदगी की बात आती है, वहाँ पर शौक़ भी आते हैं। और कहते हैं कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ तरह के शौक़ होते हैं। कुछ लोगों को, अगर मैं अब के दौर की बात करूँ, अब तो लोगों के शौक़ बदल गए हैं, मिजाज बदल गए हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो है उसमें इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड हो गई हैं कि जिनकी वजह से अब जो है हमारे शौक़ भी बड़े मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। पहले लोगों को शौक़ होता था कि बहुत सारी किताबें जमा की जाएँ, या शायरों की महफ़िल में लोग बैठा करते थे, या अच्छी अच्छी महफ़िलें सजाया करते थे। आज के शौक़ बड़े डिफरेंट हो गए हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने का शौक़ होता है, जो मुझ जैसे लोग होते हैं कि वो शॉपोहॉलिक होते हैं, कि जब भी बस वक्त मिले तो आप शॉपिंग कर लें। कहीं ट्रैवल करने भी जाना हो तो पहले यही इंतज़ार होता है, गूगल पर सर्च कर रहे होते हैं कि आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर अच्छी मार्केट्स कौन सी हैं, वहाँ पर कौन से मॉल्स हैं, क्या बेहतर चीज़ जो है वो वहाँ से आप ले सकते हैं। बट स्टिल मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ शौक़ हैं। टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारे गैजेट्स जमा करने का शौक़ होता है कि हर चीज़ मेरे पास हो। अब जो आउटडोर गेम्स हैं बच्चों के, वो ख़त्म हो गए हैं, तो अब इंडोर गेम्स आ गए हैं। उसमें बच्चों को शौक़ होता है कि सारे गेम्स जो हैं वो तमाम जितने भी लेटेस्ट गेम्स हैं वो हमारे पास जमा होने चाहिए। ये हमारे आज के बच्चे का जो है वो शौक़ है। जिस तरह मैंने कहा, मुझे बहुत शौक़ है शॉपिंग करने का, मुझे बहुत सुकून मिलता है शॉपिंग करके। आपका शौक़ क्या है? ज़िंदगी में कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुकून देती है, जिस शौक़ को पूरा करके आपको अच्छा लगता है? चाहे उस शौक़ पे पैसे भी खर्च हो जाए, लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैं इस काम को करने के बाद मुझे अच्छा महसूस होता है। जब हम शौक़ की बात करते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं कुछ शौक़ ऐसे होते हैं जो जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी और उसमें जो है ज़िक्र था उन लोगों का जो सेल्फ़ी का, जिन पे क्रेज़ जो है वो छाया हुआ है। हर शख्स, टेक्नोलॉजी है, हर शख्स को शौक़ है। आप कहीं पे भी बैठे होते हैं, मैं भी शो से पहले बड़ा शौक़ होता है, हम सेल्फ़ीज़ ले रहे होते हैं और ये तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से यहाँ बैठकर सेल्फ़ी लेना इट्स गुड, लेकिन आप इमेजिन करें कि एक शख्स किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर, और वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो यहाँ गिरे तो खाई है और उस तरफ गिरे तो वहाँ पर जो है वो घना जंगल है कि अगर पैर फिसल गया तो फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं। क्या इस ऐसी जगहों को आप मान सकते हैं कि वो मुनासिब जगह है कि जहाँ आप सेल्फ़ी लेकर और आप उसको फेसबुक पर या आप अपना सोशल जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर आप उस सेल्फ़ी को डालें और आप लोग आपको कहें वाह वाह, ये देखो ये कितना बहादुर इंसान है, इसने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि यहाँ पर खड़े होकर जो है ये सेल्फ़ी ले रहा है। अगर ये शौक़ आपका शौक़ है तो ये जानलेवा शौक़ है। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर रिसर्च के मुताबिक अक्सर लोग जो हैं सेल्फ़ी लेते हुए अपनी जान खो बैठते हैं। ये जो मैंने आपको पहाड़ के ऊपर खड़े होके एक शख्स का वाक़या बताया, ये ओरिजिनल ऐसा हुआ। ये इंडिया की बात है, जहाँ पर 2-3 लोग थे जो कहीं घूमने गए हुए थे, और इसी तरह उस लड़की का पैर फिसला और उसकी बहन उसे बचा रही थी। भाई तो बच गया, लेकिन बहन का पैर स्लिप हो गया भाई को बचाते बचाते, और बहन ने जो है वो अपनी जान खो दी। और करा लोग एक दूसरे को इतना मिलते जुलते ही नहीं हैं, लेकिन यस थोड़ा टाइम पहले फिर भी इस तरह का था कि पिकनिक्स पर एक साथ जा रहे, कोस्टर करवा लिया है और फिर वो खाना ऑर्डर हो गया और सारे मिलकर जो है वो पिकनिक करते हैं। अब थोड़े हम सारे लोग जो सेल्फिश हो गए, तो हम लोग जा
जाया करते थे, हॉक्स पे भी गए, सेंट्स पे गए, या आप कहीं पर भी सी व्यू चले गए और वहाँ पर वो उसका क्या काम होता था कि वो सीशेल्स जो है वो जमा करती रहती थी। उसको बहुत शौक़ था कि मेरे पास सीपियाँ जिन्हें कहा जाता है अब वो जमा हो, और वो सब उसको जमा करके जो है वो सीशेल्स दिया करते थे, सीपियाँ दिया करते थे, और वो चीज़ उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाती थी। आज जो है वो उन्हीं चीज़ों से उसने ज्वेलरी बनाना शुरू की है। वो नेकलेस बनाती है, वो इयररिंग्स बनाती है, वो फिंगर रिंग्स बनाती है, और माशाल्लाह से उसने इन्हीं तमाम चीज़ों से जो है वो अपना बिज़नेस शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे शौक़ ऐसे होते हैं जो हैं वो आपका अक्सर प्रोफेशन भी बन जाते हैं, वो आपको कामयाबी की तरफ भी ले जाते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को बहुत शौक़ होता है सिंगिंग करने का, आवाज़ हो ना हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं मुझे सिंगिंग करनी है। और मेरे ख्याल से हर इंसान चाहता है कि उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी हो, वो सिंगिंग करे, लेकिन हर शख्स का जो है मैं कहती हूँ, समझती हूँ बल्कि कि बस का काम नहीं है कि वो सिंगिंग कर सके। लेकिन कुछ लोगों के जो इस तरह के शौक़ होते हैं वो उस शौक़ पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, टीचर्स रखते हैं, और उसके बाद सीखते हैं, और उस सीखने के बाद वो प्रोफेशनली आगे बढ़ते हैं और फिर अपनी सिंगिंग को जो है वो परस्यू करता है। सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, ये जो शौक़ है ना, इनको आप बड़े अच्छे से कैश कर सकते हैं। आज जो मैं आपके सामने यहाँ पर बैठी हूँ और जो हम बात कर रहे हैं ना, हम शौक़ की बात कर रहे हैं, उस बात को करने का मेरा मकसद ही ये है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हैं, काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि जब अक्सर कभी कोई हमसे पूछता है ना कि हॉबी क्या है तुम्हारी, या तुम अक्सर फारिग वक्त में क्या करते हो, तो हम यही सोचते हैं हमने तो ऐसी लाइफ गुजार दी, इतना बिज़ी रहे कि कोई शौक़ ही नहीं रहा ज़िंदगी में। इसलिए अपनी जो आपकी नॉर्मल रूटीन है जिससे आप फॉलो कर रहे होते हैं, आप ज़रूर फॉलो करें। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप ज़रूर अपनी पढ़ाई कीजिए, लेकिन कोई एक शौक़ जो अच्छा, जो क्रिएटिव शौक़ है, जो आपकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली ला सकता है, उस शौक़ को अपनाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। वो सो कॉल्ड, वो कहते हैं ना मेरा मी टाइम, वो आपका मी टाइम होता है कि उस काम को करके जो है वो आपको रिलैक्स आप फील करते हैं या आप अच्छा फील करते हैं। मैंने सोशल मीडिया की बात की, और अभी मैं यहाँ पर ये ज़िक्र कर रही थी कि लोग जो हैं उस पर सेल्फ़ीज़ अपलोड करते हैं, और जो भी उनकी अपडेट्स होती है, तमाम चीज़ें जो है वो उस पर अपडेट हो रही होती हैं कि मूड ख़राब है कुछ लोगों का, ड्राइविंग, हर स्टेटस जो है, अब तो वो व्हाट्सएप भी एक नया, और फिर स्नैपचैट और सब चीज़ें, सारे स्टेटस अपलोड हो रहे होते हैं। क्यों ना इसी तरह एक और बेहतर चीज़ की जाए कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, अब तो मीडिया बहुत बढ़ चुका है आगे, बेशुमार चैनल्स मौजूद हैं, लेकिन इतने चैनल्स मौजूद होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद चांस नहीं मिल पाता, मौका नहीं मिल पाता कि वो अपने टैलेंट को सामने ला सकें। टैलेंट किसी भी तरह का हो सकता है, आप एक्टिंग कर सकते हैं, आप होस्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक मेरी बात याद रखिएगा, कैमरा को फेस करना ये बहुत मुश्किल काम है। अक्सर बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं, या जो बड़े बेहतर लोग जो हैं, वो जब कैमरा के सामने आते हैं और ये जब लाइट्स ऑन होती है ना और आपको काउंटडाउन मिल रहा होता है 3, 2, 1, उस टाइम पर अक्सर बड़े बड़े लोग जो हैं वो कैमरा के आगे आके खामोश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस काउंट हो रहा होता है। तो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि आप कैमरे को ईज़िली फेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बनिस्बत इसके कि आप कहीं जाएं और ऑडिशन दें और एकदम से कैमरा के सामने खड़े होकर आप घबरा जाएं और आप बेहतर परफॉर्म ना कर सके, तो ऐसा करते हैं। अब तो मोबाइल्स इतने अच्छे आ गए हैं, कितने अच्छे उनके अंदर जो है कैमराज हैं, तो आप अपने आपके पास जो मोबाइल है उससे आप अपनी वीडियो बनाएं, आप एक्टिंग कर सकते हैं। तो आप अपनी कोई भी जो है हमारी जो भी आपकी इंस्पिरेशन है, आप उनकी एक्टिंग करें उनको देख कर, या कोई ऐसा डायलॉग जो आप अपने अंदाज में बोल सकते हैं वो आप एक्टिंग करें। आप सिंगिंग जो है अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करके आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको टीवी की स्क्रीन तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर इतने लाइक्स आ रहे होते हैं और लाइक्स के थ्रू जो है फिर आपको कमर्शियल एड्स मिल रहे होते हैं उसी लाइक्स पर, और एक बिज़नेस चल जाता है लोगों का। मैं तो बड़ी हैरान हुई, पहले मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों लोग इतने क्रेज़ी होते हैं कि हमें लाइक करो, मेरे पेज को लाइक करो, पेज को लाइक करो। फिर मुझे समझ आया कि अच्छा मामला ये है कि जितने लाइक्स आपको मिल रहे हैं उन लाइक्स पर आपको ऐड मिलते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर आपका जो है वो पैसे का आना जाना और ये शुरू हो जाता है।
बेसिकली तो मकसद यही है ना कि कोई भी आप बेहतर काम करें तो उससे आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें और जो आपके एक्सपेंस हैं आप उन्हें निकाल सकें। अब वक्त भी इतना तेज़ हो गया है, इतनी चीज़ें फ़ास्ट हो गई हैं, हर चीज़ आगे बढ़ रही है कि हम ये भी नहीं कर सकते कि अपने बस शौक़ पूरे करते रहें और हम ये छोड़ दें कि ज़िम्मेदारियों को पूरा करना या घर संभालना है। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर आपके अंदर टैलेंट मौजूद होगा और आपने सोशल मीडिया पर अपनी चीज़ों को अपलोड किया, लोग बड़ी फजूल चीज़ें भी अपलोड कर रहे होते हैं। तो एक तो ये डब मैश वाला सिलसिला जो आया, इस पे मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो इसलिए प्लेटफॉर्म है, अवेलेबल है, अब आपको देखना है कि आपको फजूल डब मैश बना के भेजने हैं या आपको अजीब अजीब सी सेल्फीज़ उस पर अपलोड करनी है, या बनिस्बत इसके कि जो आपके अंदर टैलेंट है आप उस टैलेंट को सामने लेकर आएँ। आप एक्टिंग कर सकते हैं, आप होस्टिंग कर सकते हैं, इवन कि वो लोग जिस तरह अभी मेरे सामने मेरे 2 ज़बरदस्त से कैमरामैन हैं जो मेरी टीम का हिस्सा हैं। अब आप देखें ये कितने अच्छे आपको जो है वो यहाँ पर आपको फ्रेम्स बना के दिखा रहे होते हैं। अब इसी तरह अगर आपको लगता है कि आप अच्छा जो है वो पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, आप अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल के कैमरे से पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हैं, आप कहीं पे भी खड़े हो जाएं, आप अपनी आंख से उन जगहों को देखें और आप उसके बाद वो तमाम वीडियोस बनाकर आप अपलोड करें। मुझे यकीन है कि अगर आप में टैलेंट होगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़रूर क्लिक होगी और आपके एक क्लिक से जो है आप दुनिया भर में अपने टैलेंट को जो है वो मनवा सकते हैं। तो ज़रूर अपने शौक़ को, अपने अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आएँ, ताकि आप जो है वो प्रोफेशनली या जिस लेवल पर भी आप अपने शौक़ को लेकर जाना चाहते हैं आप उसमें जो है वो कामयाब हो सकें। और मुझे उम्मीद है कि मेरी इतनी सारी बातें जो मैं आज आपसे कर रही हूँ, जो आज ख़ास तौर पर मेरी और आपकी बातें हैं, इससे आपकी लाइफ में जो है वो ज़रूर चेंज आएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जिनको सिंगिंग का शौक़ है, जो ये चाहते हैं कि हम एक अच्छे प्रोफेशनल सिंगर्स बन जाएं, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, बल्कि चले आज हम आपको एक ऑफ़र भी करते हैं। जो मेरा सलाम पाकिस्तान का फ़ेसबुक का पेज है, आप अपनी सिंगिंग की एक प्रॉपर आप मुझे प्रोफेशनली मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ख़र्चा कीजिए, लेकिन जो भी जैसे हो सकता है आप अपनी जो है अपना एक सॉन्ग रिकॉर्ड करके आप मुझे भेजें मेरे सलाम पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पर, आप वहाँ पर टैग कीजिए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जो उनमें से बेस्ट हो मैं उनको यहाँ बुला सकूँ और हम यहाँ बुला के हम एक इनिशिएटिव लेंगे कि हम आपके टैलेंट को दुनिया में दिखा सकें। मैं एक ब्रेक लूँगी और मैं ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करूँगी सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज वो कहते हैं ना, जो मैं अभी जिक्र कर रही थी मी टाइम, तो आज मेरा ये मी टाइम है कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। और कुछ मेरे दिल में शिकायतें थीं, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको मैं चाहती थी कि मैं आपके आगे डिस्कस करूं। और वो एक मेन इशू ये था, मेन प्रॉब्लम ये था कि ये जो आजकल बच्चे बहुत क्रेज़ी हुए हैं सेल्फ़ीज़ के चक्कर में, बच्चे नहीं बड़े भी हुए हैं, तो स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पेरेंट्स से कि आपके बच्चों में जो इस तरह के जो शौक़ हैं, आप अपने बच्चों के शौक़ में आप भी उनको अपना शौक़ बना लें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो जो सो कॉल्ड कहते हैं ना कि माँ बाप और बच्चों वाला रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। बच्चों पर लाजिम है कि वो अपने माँ बाप को वैसे ही रिस्पेक्ट दें, लेकिन अब अगर हम अपने बच्चों के साथ वो दोस्ती वाला रिलेशनशिप ले आए ना, तो वो मेरे ख्याल से इस वक्त की ज़रूरत है। ये इसलिए नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत फास्ट हो गए हैं या टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि अब हम जो है उनको इतना बिज़ी कर चुके हैं, बल्कि ये आज के वक्त की ज़रूरत इसलिए है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अब हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो हर चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे कैसे होती है, ये चीज़ ऐसे। जितनी आप उनसे चीज़ों को छुपा के रखेंगे, जितना आप उनको छुपा के रखेंगे या उनके चीज़ें उनके सामने नहीं लाएंगे, उतनी क्यूरियोसिटी जो है वो बच्चों के अंदर पैदा होती है और जिसकी वजह से वो अक्सर जो है वो मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसके बाद अक्सर माँ बाप परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो इससे तो हमने अपने बच्चे को इतना बचा के रखा था, ये इस तरफ कैसे चला गया। इसलिए बनिस्बत इसके के बाद में आपको अफसोस करना पड़े कि ये जो है हमने अपने बच्चे के साथ अगर ऐसा रिलेशनशिप रखा होता कि वो हर चीज़ आकर मुझे बताता या मुझसे शेयर करता, तो आज ये प्रॉब्लम ना होती। तो बस ये एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पेरेंट्स से कि आप कोशिश करें
کہ آپ بچوں کے شوق جو ہیں اس کو خود بھی اپنائیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ انجوائے کریں. کوئی بری بات نہیں ہے. جس طرح بھی ہم اب پکچرز کا ہی ذکر کر رہے تھے, سیلفیز کا ہی ذکر کر رہے تھے, تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ سیلفیز کھنچوائیں. وہ بچے جن کو بہت زیادہ گھومنے کا, ایڈونچر کرنے کا شوق ہوتا ہے, آپ ضرور پیرنٹس بھی جائیں ان کے ساتھ. میں نے دیکھا ہے کہ ورلڈ ٹور کے گروپس بنتے ہیں اور بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے. پتہ نہیں کیسے, کتنی ہمت کی بات ہے کہ ماں باپ آج کے دور میں, جہاں پر آپ اپنے بچوں کو میرے خیال سے گھر سے نکالتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے خیریت سے کن لوگوں میں جائیں گے بچے, کن کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ بچوں کو ورلڈ ٹور پہ بھیج دیتے ہیں. یہاں پر دو طرح کی سوچ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ باہر نہیں اپنے بچے کو نکالو گے اس کو کانفیڈنس بلڈ اپ نہیں ہوگا. لیکن آئی بلیو کہ اگر پیرنٹس کے ساتھ کھڑے ہوں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ مناسب رہتی ہیں اور زیادہ پازیٹیو رہتی ہیں بچوں کی زندگی میں. یہاں پر اپ برنگنگ کی بڑی بات آتی ہے, یہاں پر تربیت کی بڑی بات آتی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کس طرح کا کانفیڈنس دیا ہے, آپ نے اس کو دنیا کو دیکھنے کا کیا نظریہ سمجھایا ہے. ابھی جس طرح, اب خیر ہم یہاں پر بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں لیکن زندگی میں بڑی عجیب سی بھی چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح کچھ عرصے پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں کراچی میں ہی یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کو جو ہے وہ چھری سے جو ہے اس کا گلا کاٹ دیا تھا, اس کو مار دیا تھا. اور وہاں پر جب یہ حادثہ ہوا اس کے بعد جب ان کے فادر کا, جو میں نیوز میں ہی دیکھ رہی تھی کہ ان کا جب بیان لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ معاف کرتا ہوں اور میں اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتا. میں صرف اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ماں باپ کا جو ہے وہ جذبہ بیٹی کے لیے کچھ اور ہوتا ہے یا بیٹے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے. دنیا کیا سوچتی ہے اس پر مجھے کچھ نہیں کہنا, لیکن میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ جب بیٹی کی بات آتی ہے تو پھر لوگ اپنے بیٹوں کو کیوں ترجیح دیتے ہیں. کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. لیکن جس طرح سے وہ شخص بات کر رہا تھا تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ یقیناً آج بھی ہم اسی دور میں جی رہے ہیں, آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں پر جب بیٹیوں کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کی قربانی بھی دینی پڑے, اگر ان کو مارنا بھی پڑے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمارے بیٹوں پر آنچ نہیں آنی چاہیے. ہمارے بیٹے جو ہیں وہ سر اٹھا کر جئیں, چاہے وہ ہماری بیٹیوں کے گلے کیوں نہ کاٹ دیں. اور جب اس بھائی سے بات کی گئی, مجھے تو شرم آتی ہے ایسے شخص کو بھائی بھی کہتے ہوئے کہ رب نے اس کو اتنی پیاری بہن دی. اور بہنیں جو ہیں وہ تو بھائیوں کی رازدار ہوتی ہیں, چاہے وہ چھپ کے بھی آ رہے ہوتے ہیں, رات کو دیر سے آ رہے ہوتے ہیں. اماں اب میرے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے, کبھی رات کو لیٹ آنا ہوتا ہے تو میں مما سے کہتی ہوں نہیں وہ آ گئے. اماں کہتی ہے نہیں ان کو ڈانٹ پڑے گی, لیکن آپ بھائیوں کے ساتھ چھپکے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کبھی مما منع بھی کر دیں تو آپ ڈور کھول دیتے ہو یا آپ مینیج کرتے ہو. آپ بہن جو ہوتی ہے وہ بھائی کی رازدار ہوتی ہے, بھائیوں کے راز بہن کے پاس ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا, ایک ہی پلیٹ میں شیئر کرنا, آپ نے ایک ساتھ اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے, وہ اسکول لائف کے آپ ساتھ جا رہے ہوتے ہو. جب آپ راستے میں کبھی آپ بھائی سے کہتے ہو آپ میرا بیگ اٹھا لو, وہ آپ کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے بچپن میں, وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. وہ پھر عید ہو, وہ شب رات ہو, وہ سال کے باقی دن ہوں, آپ ایک ساتھ رہتے ہو, آپ ایک ساتھ کھیلتے کودتے ہو. لیکن جیسے ہی ہم بڑے ہوتے ہیں, اپنی پریکٹیکل لائف کی طرف آتے ہیں, اس وقت ہماری چیزیں تبدیل ہونے لگ جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے ذہن کو بالکل تبدیل کر دیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں زمانے میں جو ہو رہا ہے میری بہنیں جو کر رہی ہیں وہ کرتے رہیں. نہیں, میں بالکل مانتی ہوں کہ بھائی اگر چھوٹے بھی ہوں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بہنوں پر جو ہے, کیونکہ ان کا ایک مان ہوتا ہے, وہ اپنی بہنوں کو ویسے ہی سمجھتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. بہنیں اگر بڑی بھی ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کو بڑوں جیسا مان دیں اور وہ جو بات کہے, یقیناً بہنوں کا حق ذمہ داری بنتی ہے, ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو فالو کریں, ان کی بات کو مانیں. لیکن پھر وہ بھائی بھی تو ایسا ہو نا جس کا ہاتھ بہن کے سر پر رہے, وہ بہن کے سر کی چادر بنے, وہ ہاتھ نہ بنے جو بہن کا گلا کاٹ دے. اور میں جس بہن کا ذکر کر رہی ہوں جو آج اس دنیا میں نہیں, وہ بھائی وہ خود اس وقت جب اس سے بات کی جا رہی تھی تو وہ اس وقت اس نے اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ جب میں اپنی بہن کو مار رہا تھا, جب میں اس کا گلا کاٹ رہا تھا تو وہ میرے ساتھ چپک گئی اور کہنے لگا وہ ایسے نہیں. تو اس سے کسی نے سوال کیا کہ کیا وہ ریزسٹ کر رہی تھی, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہیں پیچھے ہٹا رہی تھی یا تمہارا ہاتھ جھٹک رہی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں,
वो मुझसे ऐसे लिपट गई जैसे वो मुझसे बचपन में लिपटा करती थी। जैसे एक बहन अपने भाई से लिपटती है या उसको गले लगाती है या उसको प्यार करती है, वो मेरे साथ इस तरह बार बार गले लग रही थी और मैंने 3 बार उसके गले पर छुरी चलाई। आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह का इंसान होगा, सिर्फ इस बात पे कि मेरी बहन मेरी बात नहीं मान रही। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ये तमाम चीज़ें कर दी। ये एक बार का वाक़या नहीं होगा, यकीनन उस शख्स को बार बार गुस्सा आता होगा और वो गलत काम करता होगा अपने गुस्से को निकालने के लिए, और हमेशा उसके उस गलत काम को जो है वो बढ़ावा दिया जाता होगा या उसको उस पर सज़ा नहीं दी जाती होगी। जब हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, हम अपने बच्चों को, हम अपनी बेटियों को ये सिखाते हैं कि तुम लोगों ने सब्र करना है, तुम लोगों ने बर्दाश्त करना है, क्योंकि तुम लोगों को सारी ज़िंदगी जो है वो अगर माँ बाप के घर में सुकून मिल भी गया तो जिस घर में तुम लोगों को बाद में भेजा जाएगा उस घर में पता नहीं तुम लोगों के साथ किस तरह का सलूक किया जाए, किस तरह का बर्ताव किया जाए। इसलिए शुरू से बस हम बेटियों को यही तरबियत देते हैं कि सब्र करो, बर्दाश्त करो, सब्र करो, खामोश रहो, जुल्म सहने की अपने अंदर सख्त पैदा करो। लेकिन हम कभी बेटों को ये नहीं कहते कि नहीं, तुम्हारी इर्द गिर्द जितनी भी औरतें हैं वो जिस भी रिश्ते में हैं, चाहे वो बहन के रूप में है, चाहे वो माँ के रूप में है, चाहे वो बीवी के रूप में है, या वो किसी और रिश्ते में तुम्हारे साथ हैं, तुमने उनको इज़्ज़त देनी है, तुमने उनकी कदर करनी है, क्योंकि वो रब की बनाई हुई एक नाजुक मखलूक है जो दुनिया समझती है। मुझे नहीं लगता कि औरत इतनी नाजुक होती है जितनी तकलीफ़ें इस दुनिया में एक औरत सहती है। आप उसको अपना क्रेडिट कार्ड दे दें, वो पूरी शॉपिंग कर लेगी, क्रेडिट कार्ड ख़त्म कर देगी, उसके बाद भी वो कहेगी कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं, वो अभी पूरी नहीं हुई। लेकिन एक औरत ऐसी भी है जिसको अगर आप महीने के चंद हज़ार भी देंगे ना, चलें इन बिल फर्स्ट 5,000 8,000 भी आप उसको देंगे ना और उसको कहेंगे कि बस यही पैसा है और इसी में तुमने पूरा महीना गुजारना है, तो वो औरत उसी पैसे में अपना पूरा घर संभालेगी और अपने बच्चों को भी पालेगी। ये है मेरी औरत। जब आप उसको मौका देते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजारती है, जब आप उससे मौके छीन लेते हैं तब भी वो अपनी चादर को देखते हुए जो कुछ उससे हो सकता है वो संभालने की कोशिश करती है। तो मैं आज सिर्फ दरख्वास्त करूँगी तमाम माँओं से, आप हमारी आँखों की ठंडक हैं, आप यकीनन बहुत बेहतर फ़ैसले करती हैं, लेकिन वो तमाम लोग जिनको रब ने बेटियों से भी नवाजा है, बेटों से भी नवाजा है, अपनी बेटियों को आप ज़रूर सिखाएं। मैंने भी यही तरबियत ली कि सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, मुआफ़ करना सीखो, आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे ये भी सिखाया गया कि जब जुल्म बढ़ जाए तो ज़रूर आवाज़ उठाओ, क्योंकि मुझे एक ज़िंदगी मिली है और इस ज़िंदगी को मैं जैसे गुजारूंगी वो मेरी अपनी चॉइस है, और उस चॉइस को सही तौर पर अपनाना जो है वो हक़ मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो आप अपने बेटों को भी ज़रूर ये तरबियत दें कि जो भी रिश्ते उनकी ज़िंदगी में औरत के रूप में मौजूद हैं वो उनको इज़्ज़त दें, वो उनको मान दें। और जो मर्द इस तरह करते हैं ना, औरतों की नज़रों में वो मर्द जेंटलमैन होते हैं, और जब हमारे इर्द गिर्द बहुत कम जेंटलमैन मौजूद हैं। तो अगर आप अपने आप को सुपीरियर मनवाना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त दी जाए, आपको मान दिया जाए, तो मेरे ख्याल से कोई बहन, कोई बेटी, कोई बीवी ऐसी नहीं है जो ये ना चाहती हो कि जो हमारे सर पर जो मर्द मौजूद है हम उनको इज़्ज़त ना दें, लेकिन वो उसके बदले में सिर्फ ये चाहती हैं कि आप भी उनको उतनी मान दें, आप उनको अपनी पैरों की जूती ना समझें, आप उनको उतनी ही इज़्ज़त और उतनी हैसियत दें जितना वो डिज़र्व करती हैं। अक्सर प्रॉब्लम ये भी आती है ना कि हम ये समझते हैं कि जो भी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं या जो भी गलतियाँ या भी जो भी प्रॉब्लम्स हम अपनी लाइफ में फ़ेस कर रहे हैं, उसका किसको पता या वो कौन देख रहा है। लेकिन मैं एक जगह पर एक बात पढ़ रही थी, वो चीज़ मेरे बड़े दिल को लगी। अगर मैं उस बात को अपनी इस जगह पर रिलेट करूं कि हम ये जो रब का बनाया हुआ हमारा ये जो पूरी बॉडी है, ये जो हमारी बॉडी का निज़ाम है, ये जो आज़ा हैं, कहते हैं ना ये आपके लेफ़्ट और राइट पर आपके जो है ये बैठे हुए हैं फरिश्ते जो आपके तमाम चीज़ें जो हैं वो लिख रहे होते हैं। कहते ये हैं कि जब हम अच्छी बात करते हैं
या हम बुरी बात करते हैं, हम कोई अच्छा अमल करते हैं या हम कोई बुरा अमल करते हैं, हम अपनी सोच से, अपनी बात से या अपने अमल से जब सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं ना, तो 3 गवाह हमारे साथ मौजूद होते हैं। एक, ये जो हमारे लेफ़्ट और राइट पर जो हमारे फरिश्ते जो हमारा हिसाब लिख रहे हैं ना, मुझे लगेगा कि मैं तो इस वक्त तन्हा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा। रब सब जानता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या करने जा रही हूँ, ये मेरा रब बेहतर जानता है। और रब तो कहता है कि मैं जब नेकी करने का सोचूं, अगर मैं ये सोचूं कि यार ये शख्स इस वक्त मुश्किल में है, ये तकलीफ़ में है और मुझे इसकी मदद करनी है, लेकिन मेरे पास इस वक्त कोई ज़रिया ही ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है कि मैं इस शख्स की मदद कर सकूं या मैं इसको तकलीफ़ से निकाल सकूं, तो मेरा रब ये कहता है कि जब तुमने नेकी करने का सोच लिया, तुम सोचते ही हो, तो मैं तुम्हारे अमाल नामे में वो तुम्हारी नेकी लिख देता हूं। तो सोचिए कितनी खूबसूरत ये रब की जो है दी हुई हमारे लिए सादत है कि जब हम नेकी का सोचते हैं तो नेकी हमारे अमाल नामे में लिख दी जाती है। लेकिन जब हम बुराई सोचते हैं और जब तक हम उसको बुराई को कर ना दें, उस पर अमल ना कर लें, तब तक वो हमारे अमाल नामे में नहीं लिखी जाती। तो ये रब की दी हुई हम पे छूट है, तो इस छूट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को पॉजिटिव गुजारना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज बहुत सारी बातें हुई आपके साथ और अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। हमने बहुत सारे मामला डिस्कस किए, स्पेशली जो मैं आज बात ये कर रही थी कि अपने शौक़ को अपनी ज़िंदगी से कभी मत निकालिए। आपके जो ज़िंदगी के शौक़ हैं ना, वो आपको एनर्जाइज़ कर रहे होते हैं। तो अपनी लाइफ में जो भी अच्छे क्रिएटिव शौक़ हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर हिस्सा दें। हफ्ते में, महीने में, जब भी आपको वक्त मिले, आप अपना मी टाइम जो है वो ज़रूर गुजारें। वो आपको रिलैक्स भी करता है। कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने अच्छे लोगों को साथ रखें जो आपको पॉजिटिव कर सकें, जो आपको बेहतर तौर पर एनर्जी दे सकें। वरना अक्सर हमारी जो गैदरिंग्स होती हैं या जिन ग्रुप्स में हम लोग रह रहे होते हैं या जो साथ हमारे लोग होते हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। आज तक मैं ये नहीं समझ सकी, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आप अपने दोस्तों को टेस्ट कैसे करते हैं कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। क्योंकि कुछ लोग आपके साथ होते हैं, वो आपकी बड़ी तारीफ़ भी कर रहे होते हैं। मतलब तारीफ़ों से खुश होने वाले लोग हैं ना। किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी, बस आप सर चढ़ गए, आपको लगा कि बस अब ये मेरे इर्द गिर्द रहे क्योंकि ये तारीफ़ें करता रहता है और मैं खुश रहता हूँ। क्योंकि हमें तनकीद सुनने की या अपनी बुराई जानने की, ये तो बड़ी कोई खौफनाक बात हो जाएगी ना मेरे लिए कि कोई शख्स आए और मुझे आके बोले कि सना तुम ना बहुत तेज़ बोलती हो, या तुम हाथ बहुत ज़्यादा चलाती हो, या तुम बोलते हुए ये करती हो। कोई मुझे ये कहे तो मुझे कितना गुस्सा आएगा, बनिस्बत इसके कि मैं उसकी उसी तनकीद को जो है वो पॉजिटिव लूँ और मैं कोशिश करूँ कि मैं अगर ये चीज़ अपने अंदर से तब्दील करके देखूँ तो हो सकता है मेरे अंदर कोई तब्दीली आ जाए। तो अक्सर तनकीद जो है वो भी मस्बत होती है, और अक्सर जो लोग आपकी तारीफ़ करेगा और मुझे ये कहेगा ना कि या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, तो मैं उसको मुआफ़ कर दूँगा। लेकिन वो बनी इसराइल का जो शख्स था, उसके दिल में पता नहीं क्या खौफ आया। उसको लगा कि मैंने इतनी गलतियां कर दी, इतने गुनाह किए, मैंने लोगों का इतना दिल दुखाया, मैं लोगों पर जुल्म भी करता रहा, मैं लोगों के हक़ भी मारता रहा। जहां मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था मैंने ताकत का इस्तेमाल किया। मैंने यतीमों का माल भी लूटा, मैंने बेवा औरतों के साथ भी नारवा सलूक किया, मैंने बच्चों का हक़ भी नहीं दिया। और इस तरह की बेशुमार ज़्यादतियाँ जो हैं वो उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में की। उसने मरने से पहले अपनी औलाद को एक वसीयत की और उसने ये कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे मिट्टी में कब्र में मत डालना, बल्कि मुझे जला देना, क्योंकि मैंने इतनी गलतियां की हैं, मैंने इतने गुनाह किए हैं कि शायद मैं रब के आगे जो है वो अपना सर नहीं उठा सकता। और वो भी ये वसीयत करके वो
इस दुनिया से चला गया। अब आप सोचें कि एक मुसलमान इस तरह की जब बात करता है और वसीयत करता है तो उस औलाद के लिए कितना मुश्किल होगा अपने बाप को मट्टी ना देना कब्र की। कहते हैं ये बड़ी सादत की बात होती है कि औलाद अपने वालिदैन को मट्टी में उतारती है, उनकी आखिरी रस्मात को पूरा करती है, और रब तमाम औलादों को ये नसीब करे कि वो अपने वालिदैन की आखिरी रस्मात को बेहतर तरीके से अदा कर सकें और उनको बेहतर तरीके से जो है उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा सकें। लेकिन उस शख्स ने ये वसीयत की। अब उन बच्चों ने ऐसा ही किया कि जब बाप की डेथ हुई तो उन्होंने डेथ के बाद अपने बाप की जो बॉडी थी उसको जला दिया। अब वो मुसलमान बेटों पर वो कितनी अज़ियतनाक बात होगी, कितनी तकलीफ़ दिल लम्हा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। रब ने कहा और क्या किया उन्होंने, उसने उस शख्स की वसीयत ये थी कि उस राख को, आधी राख को पानी में बहा देना और आधी राख जो मेरी हो उसे हवा में उड़ा देना। बेटों ने ऐसा ही किया, आधी राख पानी में बहा दी और आधी राख जो है वो हवा में उड़ा दी। रब ने हुक्म दिया हवा को कि ये जितने भी ज़र्रात हवा में उस शख्स बाद आए हैं उन तमाम ज़र्रों को जमा करो। समंदर को हुक्म दिया गया कि उन तमाम ज़र्रात को जमा करो, और उसके बाद जो है उसे ज़िंदा किया गया और उसके अंदर रूह डाली गई वापस, और उसको खड़ा किया गया। उससे पूछा गया, रब ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें जलाया जाए जब तुम एक मुसलमान थे। उसने कहा, या अल्लाह, मेरे दिल में तेरा डर था, मेरे दिल में तेरा खौफ था कि मैंने इतने गुनाह किए हैं, मैं तेरे सामने कैसे सर उठा सकूँगा। तेरे डर की वजह से, तेरे खौफ की वजह से मुझे ये करना पड़ा। रब ने कहा, जा, मैंने तुझे मुआफ़ किया, और अपने उसके तमाम गुनाहों को माफ़ करके उसको जन्नत में भेज दिया। तो ये है मेरे पाक रब की ज़ात। हम ना उम्मीद हो जाते हैं अपने रब से, हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, लेकिन जब तक ज़िंदगी बाकी है, जब तक ज़िंदगी बाकी है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कोई आलिम नहीं, ना मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज है, मैं बेहतर चीज़ें नहीं जानती, जो मैंने चीज़ें आम बातें सुनी हैं मैं वही आपसे अक्सर डिस्कस भी करती हूँ, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं उसके लिए माज़रत भी चाहती हूँ। लेकिन कहते हैं कि मरने से पहले अगर आप तौबा कर लेते हैं तो वो आपके पास आखिरी लम्हात होते हैं। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें होश में ही इतना मौका दे कि हम अपने गुनाहों की तलाफ़ी कर सकें, हम रब से तौबा कर सकें। जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, मुझ समेत, मैं यहाँ बैठी हूँ, हम तौबा करते हैं रब के आगे कि अल्लाह शायद बहुत गलतियाँ हो गई, कुछ शायद जानबूझ के हो जाती हैं, कुछ गलतियाँ जो हैं वो हमें पता भी नहीं होती कि ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन रब हमें मुआफ़ करे, हमारी गलतियों को मुआफ़ करे और हमें अच्छी और बेहतर लाइफ जो है वो गुजारने की तौफीक दे। और इसकी ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस इन चीज़ों में कुछ ख़ास फार्मूलाज हैं जो कहीं लिखे भी नहीं गए, जो ख़ास एक स्टैंडर्ड भी चीज़ नहीं है कि आपने अगर इसको फॉलो करना है तो आप जो है इन तमाम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। बस अपनी लाइफ में चीज़ों को क्रिएटिव रखें। कहते हैं ना, जब आप अपने दिमाग को सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं, मैं फिर वहीं पर आऊँगी जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि जब आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर क्रिएटिव शौक़ पैदा कर लेते ना तो आपको नेगेटिव होने का, किसी के लिए बैक बाइटिंग करने का, चुगली करने का, किसी के लिए सियासत करने का आपको मौका ही नहीं मिलता। तो शौक़ जो है वो लाइफ में आपको एनर्जाइज करते हैं। कुछ लोगों को खाने पीने का बड़ा शौक़ होता है और कुछ लोगों को खिलाने का बड़ा शौक़ होता है। अब जब खिलाने की बात आई तो देखा कितने अच्छे ऐसे लोग होते हैं जिनको शौक़ होता है कि नई नई चीज़ें जो हैं वो बनाई जाएं और लोगों को खिलाई जाएं, और वो अपने हाथों में जायके से जो है वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हैं और खाना बनाते हैं। ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि हमारे यहाँ बड़े अच्छे ऐसे मर्द हैं जिनको शौक़ है कुकिंग करने का। और वैसे एक बात ये भी है, मान लेते हैं, चलें कोई बात नहीं, ख़वातीन अपना दिल बड़ा कर लें और इस बात को मान लें कि जो मर्द हैं उनके हाथों में जायका कुछ ज़्यादा होता है। मुझे लगता है ये कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डाल देते ना, और औरत थोड़ी किफ़ायत चार होती है, थोड़ा कम तेल डालेगी, थोड़े कम मसाले डालेगी। लेकिन जिस दिन घर के मर्द किचन में आ जाएं उस दिन ऐसा लगता है कि कहीं और नहीं, सिर्फ किचन में आंधी आई थी और उस आंधी ने तमाम चीज़ें जो है वो आगे पीछे कर दी हैं। तो एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ आज हमारे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने शौक़ में ये काम शुरू किया था, और वो काम क्या था? कुकिंग करना, अपने घर वालों को खिलाना। और अब वो जो उनका शौक़ है वो इतना क्रिएटिव था,
کہ اب ماشاءاللہ سے وہ ان کا پروفیشن بن گیا ہے اور اب وہ لوگوں کے گھروں کے دسترخوان سجاتے ہیں. جو پھوڑ لڑکیاں ہیں نا, جی آپ ہی کی بات کریے, مجھے آتا ہے کھانا پکانا, ان کو جو ہے یہ زبردست طریقے انہوں نے بتائے کہ آپ کس طرح کھانے بنا سکتے ہیں. ویسے اکثر جب میرے گھر میں بھی کوئی دعوت ہوتی ہے تو میں بھی پوچھتی ہوتی ہوں, مجھے واٹس ایپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ایسے بنا لو, اس کو ایسے بنا لو. تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ جب شوق پروفیشن میں تبدیل ہو جاتا ہے تب لائف کیسی گزرتی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے بہت ہی فیوریٹ, آپ ایک پرائیویٹ چینل پر ان کا کوکنگ شو بھی دیکھتے ہیں جو بہت اس وقت زبردست چل رہا ہے, بڑی اچھی ریٹنگ بھی آتی ہے اس کی. میرے ساتھ موجود ہے شیف اسد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک, خیریت سے ہیں؟ بالکل. اور بڑے مزے کا وہ جو پھوڑ لفظ تھا نا دیکھیں وہ خاص ہے, وہ آپ نہیں بول سکتے, وہ ہم جنس ایک دوسرے کے لیے بول سکتے ہیں. ویسے ایسا ہے تو کہ اکثر ہماری جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ وہ ہوتی پھوڑ لیکن وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں تو کچن میں جاتی ہی نہیں ہوں. یہ خاصا ہے یا پھوڑ پن ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں پھوڑ پن اس کو میں کہوں گا کہ جو اگر ریسپی آپ فالو کر رہے ہیں, ایک ریٹرن میں ریسپی ہے اس کو آپ فالو کر رہے ہیں, بہت سارے کوسچنس ایسے آتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل کہ کوئی ریسپی لکھی ہوئی ہے کہ جی چکن میں ہے, اب وہ کوسچن سے کرتی ہیں کہ کیا ہم اس کو مٹن میں بنا لیں تو یہ ہے. اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا یہ بتائیں سب سے پھوڑ سوال کیا لگا تھا, یہ کیا کون سا جو آپ کو لگا کہ یہ تو کامن سینس سے بھی کوئی اور لیول اگر ہونا تو وہ سوال ہو سکتا ہے, ایسا کوئی سوال آیا؟ بہت آتے ہیں, جیسے کوئی ایک دو سوال. ایک تو یہی تھا, دوسرا کہ جی کیک میں اکثر ہوتا ہے کہ جی بیکنگ کا بڑا کریز ہے, تو اگر ہم جو ہے وہ بیکنگ پاؤڈر کی جگہ کھانے کا سوڈا ڈال دیں تو مطلب بھائی اس کا الگ ایک ریئیکشن ہے, بیکنگ پاؤڈر کا ایک الگ ریئیکشن ہے. مطلب وہ یہ ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیزوں کو مطلب بس کیا کہنا چاہیے کہ تھوڑی سی ہمارے کمی ہے سمجھنے کی. جیسے کہ اکثر میں بیکنگ میں بتاتا ہوں کہ بیکنگ پاؤڈر نا چیزوں کو رائس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بیکنگ پاؤڈر شاید چیز کو نرم کرتا ہے. اچھا, تو یہ چیز ہے, لیکن اسی طرح کھانے کا سوڈا بھی ڈلتا ہے. اچھا آپ بتا ہی دیں پھر فرق کیا ہے بیکنگ پاؤڈر اور میٹھا سوڈا. آپ یہ دو چیزوں کی بات, میٹھا سوڈا جو آپ پکوڑوں میں ڈالتے ہیں اور بیکنگ پاؤڈر آپ کیک وغیرہ کے لیے, چنے گلانے کے لیے جو ہم. ہاں ٹھیک ہے, فرق کیا ہے دونوں میں؟ دیکھیں بیکنگ پاؤڈر جو ہے نا آپ کی کیک کو ہائٹ دیتا ہے, رائس کرتا ہے, کسی بھی چیز کو رائس کرے گا, اور کوئی مقصد نہیں, اور کوئی مقصد نہیں. دوسری چیز براؤنی جب ہم بناتے ہیں تو اس میں ہم بیکنگ پاؤڈر یوز نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا براؤنی ایک لیول میں ہوتی ہے, کہیں سے اٹھی بیٹھی نہیں ہوتی, تو اس میں ہم ڈالتے ہیں میٹھا سوڈا. میٹھا سوڈا چیز کو جب آپ بیکنگ کرتے ہیں میٹھے سوڈے کے ساتھ تو وہ چیز کو اس طرح فلیٹ کرتا ہے, لائک اوپر نہیں اٹھاتا بلکہ فلیٹ کرتا ہے اور سافٹ کرتا ہے. اچھا مطلب میٹھا سوڈا جس طرح جو نرم پکوڑے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں میٹھا سوڈا ہوتا ہے, اور جو بیکنگ پاؤڈر ہے وہ کیک کو رائس کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. تو اب آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, اب ان دونوں چیزوں کا آپ نے مکس نہیں کرنا. اگر پکوڑوں میں آپ بیکنگ پاؤڈر ڈالیں, دیکھیں آپ پکوڑے گول گپے بن جائیں گے, گول گول بنیں گے, کیونکہ اس کا ریئیکشن ہے چیز کو پھلانا, تو اس میں یہ چیزیں ہیں. اور اچھا اسد اگر میں غلط نہیں تھی تو ایسا ہی تھا نا, کوکنگ آپ کا شوق تھا جو آپ کا پروفیشن بن گیا. اچھا اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے, کب سے شروع کیا, اماں نے کچن میں جانے دیا کہ ہاتھ سے چمچہ لے کے نکال دیتی کہ تم باہر جاؤ, تم کیوں کچن میں آئے ہو. یہ کہانی میں بھی سننا چاہتی ہوں اور آپ بھی, لیکن ہم یہ سب جانیں گے اس بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے. سلام پاکستان.